था वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में दिया गया, तो उसमें कुछ बताना ही नहीं, वो तो लिखवा ही दिए। ठीक है, कैसे कैसे जो है पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। और लास्ट में निष्कर्ष में ये भी लिख देंगे कि प्रत्यक्ष परमाणु से कई सारे जानकारी आंतरिक भागों के बारे में प्राप्त होती है, लेकिन वो जानकारी पूर्ण रूप से पृथ्वी के आंतरिक भागों को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष परमाणु के द्वारा हम बहुत ज़्यादा गहराई तक की बातों को समझ नहीं पाते हैं। जो बस यही निष्कर्ष आपका हो जाएगा। नहीं, खाड़ी देश का मतलब जो ये मैप दिख रहा है जो उसमें यहाँ से ईरान से शुरू कीजिए, जो खाड़ी की तरह बने हुए हैं, जो खाड़ी की तरह उसका आकार है, खाड़ी की तरह है, उनको खाड़ी देश कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का तो अफ्रीका महाद्वीप अलग है जो, ठीक है, बता देंगे अभी हम। अब दूसरा जो प्रश्न दिया गया था, दूसरे प्रश्न में सीधे सीधे पूछा गया था कि खाड़ी देशों में तनाव, तो 2 लाइन में बता देते कि खाड़ी देश कौन कौन से हैं, कहाँ उनकी भौगोलिक अवस्थिति है, ठीक है, और किन देशों के मध्य में हाल फिलहाल में तनाव रहा है, मुख्य रूप से किसके किसके बीच में रहा है, इजराइल और ईरान, अमेरिका भी उसमें इन्वॉल्व रहा है जो है। तो ये चीज़ें आप दिखा देते भूमिका में, और उसके बाद में भारत पे क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला प्रभाव से आप भूमिका लिखने के बाद में सीधे लिख देते कि निम्नवत प्रभाव देखने को मिले। ये बातचीत मत करो, नहीं समझ नहीं पाओगे, ठीक है, तो इसे समझ में कम आता है, ऊपर से बातचीत है नहीं, तो ये सब मत करो, ध्यान से सुनो जो बताया जा रहा है। तो पहला प्रभाव, भारत अपने प्रयोग का लगभग 80% से अधिक जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो क्या करता है, आयात करता है। जो लगभग 84% जो है जितना क्रूड ऑयल होता है भारत का, ठीक है, वो हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं। यानी पेट्रोलियम पदार्थों का आयात जो हमारा कितना है, लगभग 84%, यानी हम घरेलू स्तर पे बहुत कम उत्पादित करते हैं। और इसमें भी 84 में 70% से अधिक कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, खाड़ी देशों से। खाड़ी देशों में आपका सऊदी अरब भी है, ईरान भी है, कतर है, ये प्रमुख उत्पादक देश हैं जो है, इन सारे देशों से हम आयात करते हैं। तो अगर वहाँ झगड़ा लगा हुआ है, गोली बंदूक चल रही है, तो हमारे जो जहाज क्रूड ऑयल लेके आते हैं वो आसानी से आ पाएंगे, समय ज़्यादा उनको लगेगा। और दूसरी चीज़, जो देश उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, मतलब लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनका उत्पादन प्रभावित होगा कि नहीं प्रभावित होगा। तो उत्पादन जब प्रभावित होगा तो दाम बढ़ाए जा सकते हैं क्रूड ऑयल के। जो जब वहाँ दाम ज़्यादा दाम पे खरीदेंगे तो यहाँ ज़्यादा दाम पे बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। वैसे को थोड़े कि वहाँ लेके आए सस्ता यहाँ बेचे महंगा, जितना महंगा, एक तो क्रूड ऑयल जितना महंगा होगा उतने पेट्रोलियम पदार्थ आपके महंगे होंगे जो। और देश में पेट्रोलियम पदार्थ जब मैं बोलूँ तो उसका मतलब डीजल भी है, पेट्रोल भी है, केरोसिन भी है, ग्रीस भी है, जितने भी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं वो सभी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। जो तो देश में इतने सारे वाहन हमारे चलते हैं, ट्रेनें चलती हैं, तमाम व्यक्तिगत वाहन, कमर्शियल वाहन, सड़कें सब देख ही रहे हैं, रोड पूरा भरा होता है, हमेशा जाम होता है, और सब चल रहे हैं, तो सब में क्या लगता है, पेट्रोलियम पदार्थ उसमें खपत होती है जो इतनी भारी मात्रा में जो है। और ये अगर महंगे हुए तो इसका मतलब है कि जितना ट्रांसपोर्ट से जुड़ी चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएंगी। जैसे सब्जी है, सब्जी सड़कों से ही तो लद के आएगी आपकी बस्ती में, कि शहर में तो पैदा होती नहीं है। कुछ सब्जी इस ज़िले से, कुछ अगल बगल के ज़िले से, कुछ उस मंडी से, कुछ उस मंडी से, अपना ही तो आदान प्रदान होता है जो है। महंगाई बढ़ जाएगी। कुल मिला के बात ये है कि देश में आंतरिक स्तर पे महंगाई बढ़ सकती है, सरकार के ऊपर दबाव बन जाएगा। तो पहला चीज़ कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ सकता है, पहला इम्पैक्ट हो गया खाड़ी देशों में तनाव का। दूसरा, भारत के जो लगभग करोड़ों लोग, करोड़ में एक सांकेतिक संख्या बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा संख्या है, 1.5-2 करोड़ लोग जो है पूरे खाड़ी देश में, इजराइल, कतर, यूएई, सऊदी अरब, इन सारे देशों में, ओमान, यमन, इन सब में भारत के तमाम सारे प्रवासी कामगार रहते हैं जो, ठीक है, आपके भी आप लोग जुड़े हैं जो है, गांव भर में आस पड़ोस में कोई ना कोई सऊदी अरब, ओमान, कतर कहीं ना कहीं रहते होगा जो है, कि नहीं रहता है, ठीक है। हाँ,
ऐसे को थोड़े कोई कंपनी कर सकती, कोई रजिस्टर्ड कंपनी होगी देश में जिसको भारत सरकार ने लाइसेंस दिया होगा कि आप क्रूड ऑयल खरीद के हमारे देश में सेल कर सकती हैं। क्रूड ऑयल डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती है, क्रूड ऑयल होता है तो उसको रिफाइन किया जाता है। भारत के पास जो है लगभग 23 रिफाइनरियाँ हैं पूरे देश में, प्राइवेट और सरकारी मिला के जो, ठीक है। तो वहाँ पहले आता है वो साफ़ होता है, अब साफ़ होता है तब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो। तो प्राइवेट कंपनियां जरूर इसमें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन नियंत्रण जो होता है वो सरकार का ही होता है कि आप मनमाफिक अपने हिसाब से ना तो दाम तय कर सकते हैं और ना जहाँ चाहे जहाँ आप बेच सकते हैं जो, ठीक है। तो उसमें नियंत्रण होता है, लेकिन आपको उसमें बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा जो। जितना बेचेंगे, कितना मात्रा में आप खपत किए, कितना वहाँ से उठाए, किस देश से लाए, ये सब आपको बताना पड़ेगा कि सोर्स क्या क्या है हमारा, बाजार क्या है, और किस रिफाइनरी से हम रिफाइन करवाए, ये भी आपको बताना पड़ेगा जी, ठीक है। तो पूरे देश के इतने सारे कामगार वहाँ रहते हैं, ठीक है। तो अब उनकी सुरक्षा पे संकट हो सकता है अगर एकाएक सब देश में आ जाएंगे। तो एक तो यहाँ पहले से बेरोजगारी है, जैसे कोविड काल में क्या हुआ, कोविड काल में जितने भारत के लोग बाहर रह रहे थे, कामगार भी और जो विदेशों में पढ़ाई करने गए थे, ठीक है, वो सब भग के आ गए इंडिया। अब इंडिया में वैसे जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, वैसे इसके लिए संघर्ष है, वैसे सरकारें हमेशा दबाव में रहती हैं, ठीक है, धरना वरना चलते ही रहते हैं कोई ना कोई नौकरी के लिए जो है, ठीक है। और लोग आ गए तो नुकसान ही तो होगा भारत का। और दूसरी चीज़ है कि अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा सरकार का क्या है, काम है, ठीक है। वो दुनिया के किसी भी कोने में रहें, ठीक है, तो उनको सुरक्षित घर वापसी करवाना ये सरकार का दायित्व है, ठीक है। नहीं कि कोई एहसान कर रहे हैं सरकार जो किसी भी देश, क्योंकि वो पैसा भी भारत में भेजते हैं जो, और भारत की इकनॉमी जो है उससे ग्रो होती है, उससे बढ़ती है जो। तो सऊदी अरब में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो पैसा अगर भारत में भेज रहा है तो भारत की इकोनॉमी उससे बूम होती है जो। अब जब अच्छा हो तब तो आप जिम्मेदार होंगे, तो अगर उनके साथ कुछ बुरा भी होगा तब भी आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा जो, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया, दो हो गया, पहला क्या बोले थे, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में वृद्धि हो सकती है। दूसरा क्या बोले थे, प्रवासी कामगारों की सुरक्षा का संकट। तीसरा भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, महंगाई देश में बढ़ जाएगी जो। चौथा आप जोड़ सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, चौथा आप ये जोड़ सकते हैं कि भारत की जो कूटनीतिक पॉलिसी है विदेश नीति की, ठीक है, उसमें असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है, दुविधा जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपके पड़ोस में अगर झगड़ा हो रहा है दो पक्षों में और दोनों पक्ष आपके मित्र हैं, ठीक है, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल स्थिति हो जाएगी। यार अगर इस पक्ष से बोले तो यक्ष से बोले तो वाई गुस्सा जाएगा, वाई के पक्ष में बोले तो यक्ष गुस्सा जाएगा जो है, ठीक है। तो भारत की स्थिति है कि भारत में खाड़ी देश में जितने भी देश हैं सबसे संबंध भारत के बेहतर ही रहे हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज इसमें है कि इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व हो गया जो, और अमेरिका में इस समय लगभग लगभग क्रेक आदमी प्रधान वहाँ का राष्ट्रपति है जो, ठीक है भाई। देखो कहीं टैरिफ की धमकी, कहीं कुछ धमकी, कहीं कुछ धमकी। इधर से एक धड़ा जो रूस का है, ठीक है, वो भी इसमें लगा है, चीन भी इसमें इन्वॉल्व है जो है कहीं ना कहीं से जो है। तो भारत को अपनी कूटनीतिक स्थिति जो उसकी है उसको सेफ रखने में बड़ी चुनौती हो जाती है जो, ठीक है। तो कूटनीतिक दुविधा इसकी हेडिंग जो हो सकती है वो हो सकती है कूटनीतिक दुविधा भारत की जो है प्रभावित हो सकती है। और पांचवी चीज आप लिख सकते हैं कि जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य है वो प्रभावित हो सकता है। ऐसा नहीं कि वहाँ से हम तेल ही लेते हैं केवल, ठीक है, वहाँ पे भी भारत का अरबों खरबों रुपए का व्यापार है, ठीक है। भारत से तमाम सारी चीज़ें वहाँ पे जाती हैं और सेल होती हैं जो, जिससे हमको रुपया मिलता है, मोटी रकम की कमाई होती है, वो प्रभावित हो जाएगी। तो यानी भारत का वाणिज्य एवं व्यापार भी प्रभावित हो। वाणिज्य व्यापार किसी भी देश की प्रगति के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि उससे हमको विदेशी मुद्रा अर्जित होती है जिससे देश की प्रगति या जीडीपी जो है देश की वो बढ़ती है जो है। इसलिए हर सरकार का एक प्रयास होता है कि हमारा सामान पूरी दुनिया में खूब ज़्यादा से ज़्यादा बिके, हमारे सामान को कहीं पे नेग्लेक्ट ना किया जाए जो है, ठीक है। अब व्यापार जो होता है अधिकांश हवाई जहाज से तो होता नहीं, सबके मार्ग जो हैं ज़्यादातर जल मार्ग के माध्यम से होता है, ठीक है। अब पता लगे यहाँ आम लाद लेके गए अरब सागर के रास्ते से और उधर वहाँ पहुँचते पहुँचते देख रहे हैं सब गोला बारूद, रॉकेट लॉन्चर सब चल रहे हैं जो है, ठीक है, तो डर ही लगेगा ना। आम बताए आम फेंक दिए काठू जो है। अब
2 करोड़ का आम लादे हुए हैं, एक रॉकेट लॉन्चर गिरा, सब बेकार हो गया जो। असुरक्षा की स्थिति होगी कि नहीं होगी जो। तो व्यापार और वाणिज्य बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा जो। इसलिए आप देखते हैं कि जैसे ही कहीं दुनिया में तनाव होता है तो जो शेयर बाजार होता है वो तत्काल गिर जाता है। यानी जो दुनिया भर के लोग पैसा लगाए हुए थे वो तुरंत पैसा निकालने लगते हैं अपना, कि भैया ऐसा ना हो डूब जाए जो। तो तुरंत आदमी चिंताजनक स्थिति में आके जो अपना सारा पैसा वापस करना शुरू कर देते हैं जो है, और शेयर बाजार गिरने लगता है जो। तो अब देखिए लगभग 4 से 5 हम लोगों ने प्रभाव देख लिया। अभी और 2-3 अगर आप देंगे तो आप 2-3 और सोच ले जाएंगे जो। तो इस प्रकार से आपको सोच सोच के लिखना है जो, समझ गए। और इसे नहीं कि गए बस कहीं कोई किताब उठाए वो कारी देश न पता चल पा रहा है उसमें और न कुछ, सब आप छाप के लेके चले आए। तो छापने से कोई मतलब है ही नहीं जो। जब तक आप चीज़ों को समझ नहीं जाएंगे, ठीक है, अपने भाषा में नहीं लिखेंगे, इसको मौलिकता कहा जाता है। ठीक है, अगर आप नकल करके एक लाइन भी लिख देंगे, ज़्यादा नहीं एक लाइन, तो मैं उस लाइन को आइडेंटिफाई कर लूँगा कि ये नकल करके लिखा गया है और ये बच्चा अपने मन से लिखा है जो। ठीक है, तो नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो है। आप बिल्कुल बिल्कुल सतही लिखिए, ठीक है, बिल्कुल बुनियादी स्तर पे लिखिए। क्वेश्चन का फॉर्मेट अच्छा हो, यानी जो उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बेहतर रहे। स्ट्रक्चर का मतलब कि भूमिका उसकी, मेन बॉडी और निष्कर्ष जो पूछा गया है, ये हर क्वेश्चन की अपनी फॉर्मेटिंग होती है। तो भूमिका और मेन बॉडी और निष्कर्ष, ठीक है, ये ठीक ठाक रहे, इसका अनुपात बेहतर रहे। ठीक है, भूमिका इस 10% में होनी चाहिए, निष्कर्ष आपका भी 8-10% में होना चाहिए, और मेन बॉडी आपकी 80% चीज़ें लिखी होनी चाहिए। अब इसमें अगर आपका संतुलन बिगड़ जाए तो गड़बड़ा जाएगा जो। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि तीनों में संतुलन रहे और आप जो जानते हैं कि वो लिखिए। ठीक है, नंबर जो मिलता है वो मौलिक लिखने पे मिलता है, नकल करके लिखने पे आपको नहीं मिलेगा। अगर आप रटी रटाई भाषा कहीं लिख के चले आए तो चेक करिएगा, वो जान जाएगा कि ये रटी रटाई भाषा है जो है, ये बच्चे की मौलिक भाषा नहीं है जो है, खुद से सोच करके नहीं लिखा है। ठीक है, वहाँ पे जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं, ठीक है, मेंस तो भी आप लोग दिए नहीं, अनुभव नहीं होगा। ठीक है, हम लोग दिए हैं। आप 3 घंटे कैसे बीत जाएंगे ये आपको पता ही नहीं चलेगा जो। ठीक है, जैसे लगेगा अभी 10 मिनट हुआ है जो, बगल से कोई गुजर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर होगा आपके पास में। ठीक है, आपको अगर पीसीएस को देखा जाए तो 20 क्वेश्चन आपको लिखना है 3 घंटे में जो। 60 पेज की आपकी कॉपी होगी। ठीक है, अब 60 पेज आपको भरना है 3 घंटे में जो है। अब भरना है, ऐसा नहीं भरना है कि मतलब बीए की तरह लिख दिए कुछ भी जो आम घास आया। ठीक है, जैसे हम लोग कॉपी चेक करने तो कोई भोजपुरी गाना भी कई बच्चे लिख देते हैं जो मन में आए वो लिख देते हैं जो। ठीक है, जिसका कोई न सिर न पैर। ठीक है, तो वैसा लिखने में नहीं जो क्या, अब 3 पेज रहता है एक क्वेश्चन के लिए। 3 पेज में जितना आप सारगर्भित लिखेंगे, ठीक है, जैसे बहुत लोग 1.5 पेज में ही पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं जो पूछा गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको 200 शब्दों में अगर उत्तर लिखना है, वो आपने 1.5-2 पेज में लिख दिया तो कोई बुराई नहीं है। जितनी चीजें पूछी गई हैं उतना आप बता दीजिए, बस आप 1 पेज में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 पेज में आप सारी बातें बता ले जा रहे हैं जो पूछा गया है, इतना सारगर्भित लिखते हैं तो उससे कोई आपत्ति नहीं है। और अगर आप 3 पेज लिखे हैं और 3 पेज में ये नहीं बता पाए हैं जो पूछा गया है, बाकी उसके अलावा सारी बातें बताए हैं, तो वो सबसे खतरनाक है जो पूछा गया है वो आप जितने में बता ले जाएं वो सबसे बेहतर है जो। अब कम से कम में बता ले जाएंगे तो उसे नंबर मिलता है जो। अब आपको वहीं सोचना भी है, वहीं पे लिखना भी है, वही सारी एक ये क्वेश्चन, लेकिन अगले क्वेश्चन के दिमाग में चलता रहता है कि अगले वाले में क्या लिखेंगे जो। तो वहीं सोचना है, वहीं लिखना है, और साथ समय लिखना है जो। तो वहाँ पे आप नकल करके तो सोच ही नहीं सकते हैं कि कोई अगर पुर्जी भी आपको दे देगा कि लो भैया लिख लो इसी से, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। हम तो ये कह रहे हैं किसी को अगर उस सब्जेक्ट की किताब दे दी जाए, ठीक है, अगर उसकी लेखन शैली ठीक नहीं है तो कभी आईएएस का मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकता है। अगर किताब दे दी जाए तब भी नहीं कर पाएगा जी, क्योंकि किसी भी किताब में इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे ही नहीं लिखे। जैसे कहाँ पे आपको इस तरह का प्रश्न मिलेगा कि खाड़ी देशों में तनाव का भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है। और जो यूपीएससी और पीसीएस के प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जो आपकी कल्पना से परे होते हैं। ठीक है, जो आप सोच ही नहीं पाएंगे कि यार ये कौन सा प्रश्न हुआ जो। जैसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि खुशी क्या होती है, प्रसन्नता क्या होती है, आपके अनुसार खुशी के क्या मायने हैं। अब ये कहीं लिखे मिलेगा किसी किताब में आपको?
आपको दे दिया जाए एक ट्राली किताब, लो बेटा इसी ट्राली किताब में से आप ढूंढ के लिख दो इसको, जो है लिख पाएंगे? अब इसमें क्या लिखेंगे बताओ? खुशी के मायने हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी को बहुत अच्छा खाना खाने में खुशी मिल सकती है, किसी को कोई पुस्तक पढ़ने में खुशी मिल सकती है, किसी को जो है मूवी देखने में खुशी मिल सकती है। खुशी के अपने अपने मायने अलग अलग हैं जो है। अब हर व्यक्ति का उत्तर अलग अलग ही होगा इस प्रश्न का, जो है ठीक है। तो ये अभी किताबी ज्ञान से नहीं आएगा, जो ये आपके थॉट प्रोसेस से आएगा, जो है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो चीज़ें शिक्षक का केवल इतने काम है कि आपको ये बता ले जाए कि भैया पढ़ना कैसे है। बाकी कोई शिक्षक ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है, ठीक है, कि वो यूपीएससी और पीसीएस के सिलेबस को आपको कवर करके दे दे कि लो भैया इतना मैंने लिखा दिया है, जाओ घर पे आराम से सो, पेपर होगा उसके पहले रिवीजन कर लेना और चले जाना, फिर ही पास कर ले जाओगे इससे। लेकिन मेंस तुम नहीं पास कर पाओगे, इतना मान के चलना है, ठीक है। मेंस कब पास कर पाओगे? जब आप आंसर राइटिंग करोगे, अपना खुद की अपनी सोच होगी, अपनी समझ होगी, हर टॉपिक पे आपकी एक बुनियादी समझ होगी कि हाँ भैया ये चीज़ है क्या, इसका इम्पैक्ट क्या है या नहीं है इम्पैक्ट, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपकी खुद के समझ पे आधारित होंगी, तब आपको जो है आप मेंस क्वालिफाई करके अब आप इंटरव्यू तक पहुंच पाएंगे। जो ये कहो कि कोई किताब पढ़ के आप पहुंच जाएं, तो ये बहुत ही मतलब कल्पनीय बातें हैं। केवल थोड़ा मन को प्रसन्नता हो सकती है कि बस अब हो ही गए, ठीक है। और मन में कई बार ये भी लग सकता है, जैसे कई बार बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में जाने पे भी लग सकता है कि यूपीएससी या पीसीएस का दुर्भाग्य है कि हमको बुला नहीं रही है, ठीक है। बस पहुँचे कि तुरंत हम तुरंत कहेंगे अरे भैया वो कहाँ थे, अभी तक आप कहाँ थे, पूरा देश चौपट होता जा रहा था जो है, और आप फॉर्म ही नहीं डाल रहे थे जो है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं, एक से एक महारथी सब पड़े हुए हैं, जो सबसे अगर कोई ये मान के चलता है कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है, तो उससे ज़्यादा ज्ञानवान वहाँ ऑलरेडी बैठे हैं जो है लोग, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतने ज़्यादा कंपटीशन में अगर आपकी रणनीति सही नहीं होगी तो युद्ध जीतना आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो पहले ही राउंड में मारे जाएंगे, पहले ही राउंड में पहली गोली आप ही को लग जाएगी। गोली आपको नहीं ढूंढेगी, आप गोली को खुद ढूंढते हुए जाएंगे कि आ जाओ हमको लग जाओ, ठीक है, समझ रहे हैं। आपको ढूंढना ही नहीं है गोली को, आप खुद गोली को ढूंढेंगे कि कहाँ है, किधर से आ रही है गोली, उसी वहीं खड़े हो जाएं जो है। तो ऐसी स्थिति हो सकती है जो। तो क्वेश्चन जितने लोग आज नहीं लिखे हैं, ठीक है, आप लोगों से हमारा बहुत ही रिक्वेस्ट है, आदेश नहीं देंगे क्योंकि अब आप लोग भी लगभग सेम एज ग्रुप के हैं, कहीं कोई बहुत वृद्ध नहीं हो गए हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी लिखना स्टार्ट कीजिए। जो पहली चीज़ ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हम जो भी लिखेंगे, ठीक है, वो सही ही लिखेंगे। जो भी लिखेंगे वो एक ग्रंथ हो जाएगा, किताबों में छपने लायक हो जाएगा, पुस्तकालय में उसको रखा जाएगा। ये सब सोचना ही नहीं है, ठीक है। आपको ये मान के चलना है कि हम जो लिख रहे हैं सबसे घटिया लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो बस आपको पहला चरण ये करना है कि लिखना है, ठीक है। तो जो लोग नहीं लिखे हैं उनसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि भैया लिखो, ठीक है, खाली पढ़ो ना। पढ़ने से आपके पास मैटर इकट्ठा होगा, लेकिन आपका जो मानसिक विकास है वो नहीं होगा। मानसिक विकास आपका सोचने से होता है। कहा नहीं जाता कि दिमाग खर्च करने से बढ़ता है, एकमात्र चीज़ है जो खर्च करने से बढ़ती है। तो उसको खर्च कीजिए आप लोग जो है थोड़ा सा, और खर्च करेंगे तभी बढ़ेगा जब आप अपने आप को मजबूर करेंगे सोचने पे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, अच्छा क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या नहीं पड़ सकता है, ठीक है। तो ये खुद से सोचेंगे ना, और जब आप ये करेंगे कि अच्छा ठीक है नोट्स में गुरुजी लिखाए हैं, लाओ उठा थोड़ा छाप लें उसी से, यहाँ से थोड़ा छाप लेंगे, यहाँ से थोड़ा छाप लेंगे, और बढ़िया राइटिंग वाइटिंग बना के चित्र उत्र बना देंगे खूब बढ़िया सा जो है, और वही अपना दिखा देंगे जो है। तो उसको कोई मतलब ही नहीं है। जो है आप सबसे घटिया राइटिंग में लिखिए, आपका कंटेंट अच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें नंबर भी खूब जम के मिलता है। जो अगर आपने बहुत राम कहानी लिख दी, ठीक है, और ये पढ़ने वाले को ये समझ में नहीं आया इस राम कहानी में राम कौन है और रावण कौन है, ठीक है, तो वो नंबर नहीं देगा। अगर आपने 10 लाइन लिखा और 10 लाइन में क्लियर हो गया कि राम कौन था और रावण कौन था और कब किसको कौन मारा, ठीक है, क्लियर हो गई बातें, तो आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा ही मिलेगा। जो ठीक है, कितने लोग आज लिखे हैं, हाथ खड़ा करें। जो लोग आज लिख के हमको दिए हैं, जमा किए हैं, यहाँ 3-4 लोगों को रखा है हाथ, 2 लोग खड़े कर रहे हैं, तुम नहीं दिए हो? हाँ तो खड़ा करो हाथ। अब देखो तुम लोग चेहरा ये लोग देख लेना कि देखो ये बच्चे हैं, देखो इतने लोग लिखे हैं। अब आप लोग
हैं? क्यों नहीं लिखा तुम लोगों ने? तीनों लोग सहेलियां हो ना, क्या ग्रुप बनाए हो कि लिखेंगे नहीं चाहे जो हो जाए? चलो फिलहाल आज पहली बार मैंने दिया था, आशा है कि कल से आप लोग ये संख्या 4-5 गुना बढ़ जाएगी। आज 5 लोग लिखे हैं, कल 25-30 लोग हमको देंगे कापी जो है, ठीक है। चलिए फिलहाल एक हेडिंग डालिए। आज इसको इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समाप्त कर दें। अब केवल भूकंप वाला बचा हुआ है, ज्वालामुखी शायद हो गया था, ठीक है। तो बस यही लिख लो, आज इसको समाप्त कर दें। उसके बाद फिर चट्टाने, रॉक्स, वो शुरू करेंगे, फिर ऐसे चलेगा अपना कारवां। हेडिंग डाल दो, भूकंप पर आधारित अध्ययन। भूकंप पर आधारित अध्ययन। बाकी हेडिंग आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना डाले ही हो। भूकंप पर आधारित अध्ययन। अब भूकंप यहाँ पे आपको नहीं जानना है, भूकंप तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत बुनियादी चीज है। इतना तो आपको पता ही होगा कि भूकंप में जो है धरती की जो ऊपरी सतह है उसमें किसी प्रकार का कंपन होता है जो है, जिससे तमाम सारे जनधन की हानि होती है जो है। इतना अगर आप जानते हैं तो बस पर्याप्त है जो है। आपको ये मेन चीज जानना है कि भूकंप में 3 तरह की तरंगे उत्पन्न होती हैं। जब भूकंप आता है तो तरंगे ही उसको कंपन पैदा करती हैं, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह में उसको हम लोग महसूस करते हैं, लेकिन उन तरंगों का प्रभाव पूरे पृथ्वी पे होता है जो, ठीक है, कम या ज्यादा। जहां जिस प्रकार की चट्टानी सतह है या चट्टानी संरचना है, वहां उस प्रकार का उसका प्रभाव होता है। तरंगे आपकी 3 तरह की होती हैं। इसको हम लोग प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंगे बोलते हैं। इसको पी से हम लोग सांकेतिक रूप से लिखते हैं। तो पहली तरंग है प्राथमिक तरंगे, ठीक है, इसको पी वेव्स भी बोलते हैं। दूसरा है द्वितीयक तरंगे, लिखना नहीं अभी समझा रहे हैं, अभी इसको लिखवाएंगे अलग से हम। द्वितीयक तरंगे, इसको सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं, तो इसको यस से डिनोट करते हैं जो। और तीसरी आपकी एल तरंगे हैं या सतही तरंगे इसको बोलते हैं। सतही या धरातलीय तरंगे। कहीं धरातलीय लिखा रहे तो आप लोग डर जाएं, इसलिए हम लिख दे रहे हैं धरातलीय तरंगे। इसको एल तरंगे भी बोलते हैं, एल से इसको सांकेतिक रूप से दिखाया जाता है जो। अब इन 3 तरंगों का जो विचलन होता है या इनका गमन होता है, अवगमन होता है, ठीक है, तो उसके विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना ठोस है कि तरल है, कहाँ ठोस है कहाँ तरल है, ये चीजें क्लियर हुई हैं जो, ठीक है। तो अब इन तरंगों का नेचर क्या है? जो प्राइमरी तरंग है जिसको पी वेव्स बोलते हैं, इसका नेचर है कि ये ठोस, तरल एवं गैस तीनों फॉर्मेट में जा सकती है। यानी ठोस में भी ये चल सकती है, गैस में भी चल सकती है, और तरल में भी ये चल सकती है। यानी अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहीं ठोस तरंग है, ठोस सतह है, उसमें भी जलेगी, कहीं तरल वाला भाग है उसमें भी ये दिखाई देगी, और कहीं पे गैसीय अवस्था में वहां भी आपको दिखाई देगी जो है। लेकिन ठोस तरंगे जो होते हैं, सॉरी पी तरंगे जो होती हैं, जिसको हम लोग द्वितीयक तरंगे कहते हैं, ये केवल ठोस माध्यम में चलती है। यानी जहां पे ठोस चीजें हैं, ठोस सतह है, ठीक है, वहीं पे ये आपको दिखाई देंगी, यानी सॉलिड में केवल जो है। और एल तरंगे जो होती हैं केवल पृथ्वी के सबसे ऊपरी भागों में चलती हैं। इनकी विशेषता ये कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी क्षेत्र में, इसलिए इनका नाम रखा गया है सतही या धरातलीय तरंगे। यानी पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग, क्या हुआ भाई, ठीक है, ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी भागों में गमन करती है। सबसे घातक यही तरंगे होती हैं, यल तरंगे जो होती हैं सबसे ज्यादा विनाश यही पैदा करती है, क्योंकि ये सबसे ऊपरी भागों में चलती हैं, तो इनका प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है। जो जितना भूकंप में नुकसान होता है उसके लिए जिम्मेदार सबसे अधिक यही होती हैं। लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भागों को समझने के लिए ये दोनों तरंगे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब क्या है, इसको
बनाए तो होंगे, नहीं बनाने की जरूरत नहीं, हम ये ऊपर बता दे रहे हैं। कल आप लोगों ने असंबद्धता पढ़ा था, जो है दिख जाएगा, इतना छोटा है, इसको मिटा के फिर से बनाएं। यहां से लेके और यहां तक, इसको गुटेनबर्ग हम लोग बोलते हैं। गुटेनबर्ग कल पढ़े थे ना। गुटेनबर्ग असंतता तक ये देखा जाता है कि पी तरंगे और पहली वाली तरंग है प्राइमरी वेव्स और यस वेव्स, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। यानी सतह से लेकर और यहाँ तक आपको दोनों तरंगे साथ साथ दिखाई देंगी। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये भाग ठोस है, यानी इसमें पी भी चल रही है यानी ठोस भाग में, और यल तरंगे भी चल रही हैं। तो यल तो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगी। अब यल तो भाई तीनों में चल रही थी, तो कैसे पता कर पाएंगे कि कहाँ तरल है कहाँ नहीं है। लेकिन जैसे ही इसके आगे आते हैं, ठीक है, अब ये कोर वाला भाग है, इसको हम लोग कोर कह सकते हैं। तो ऊपरी कोर जो है, ऊपरी कोर, यहां पे यस तरंगे विलुप्त हो जाती है। अब यस तरंगे विलुप्त हो रही, तो इसका क्या मतलब है? देखो, पी तरंग तो तीनों में चल रही है, अब एस तरंग अगर यहाँ पे विलुप्त हो रही है ऊपरी कोर में, तो यस तरंग केवल उसका नेचर है कि वो केवल ठोस में चल सकती है। तो इसका मतलब यहाँ ठोस नहीं है, तो यहाँ पे अब होगा तरल। तो इसलिए माना जाता है कि पृथ्वी के कोर का जो ऊपरी भाग है या ऊपरी कोर है वो तरल अवस्था में, और फिर यहाँ पे पी तरंग फिर दिखाई देने लगती है। तो ये माना गया कि जो आंतरिक कोर है वो आपका ठोस अवस्था में है, लेकिन जो ऊपरी कोर है, कोर को दो भागों में हम लोग बांटे थे ना, ठीक है, ऊपरी कोर जो है वो आपका तरल अवस्था में है। जो तो इन तरंगों के विश्लेषण से ये चीजें क्लियर हुई जो है, तो वही आप लिख लीजिए, बस खत्म हो जाएगी। अब ऊपरी कोर के आगे ये आपका भूपर्पटी ये मेंटल है, और यहाँ तक आपको पी तरंग भी दिख रही है और यस तरंग भी साथ में दिख रही है, पी एस दोनों। लेकिन बीच में थोड़ी दूर जो है ये दोनों तरंगे नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे पी दिख रही है लेकिन यस नहीं दिख रही है। यस तरंग का मतलब हो गया कि यस केवल ठोस में चलती है, ठीक है, और ठोस में नहीं मिली वहां पे, तो इसका मतलब वहां पे तरल होगा जो है। निचली कोर में सारी तरंगे दिखेंगी आपको, क्योंकि ठोस है ना। अब ठोस में पी तरंगे भी दिखेंगे, क्योंकि पी ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती हैं। यस तरंगे सॉलिड में चल सकती हैं, तो यस तरंगे भी यहाँ दिख रही हैं और पी तरंगे भी दिख रही हैं। लेकिन ऊपरी कोर में यस तरंग केवल विलुप्त हो जा रही है। इतना आपको ध्यान देना है कि केवल ऊपरी कोर में यस तरंग आपकी विलुप्त हो जा रही है, ठीक है। तो यस तरंग के विलुप्त होने का ही मतलब यह है कि वहां पे ठोस नहीं है चीजें, वहां पे या तो गैसीय अवस्था में या तरल अवस्था में, तो उसको तरल माना गया है जो है। तो एक माना जाता है कि पृथ्वी का जो ऊपरी कोर है भैया, वो किस अवस्था में है? तरल अवस्था में है, बाकी सब ठोस अवस्था में है जो है। एक परत आपकी यहाँ पे भी मानी जाती है, वो भी अलग से हम बता देंगे थोड़ा सा, मतलब उसको तरल नहीं माना जाता है, वो प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है उसको, कि थोड़ा सा ढीली परत है। जब आप वो पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, इसी में आगे आपको आएगा, तब वो चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे भूगर्भीय प्लेटें क्या होती हैं, महासागरीय प्लेटें क्या होती हैं, महाद्वीपीय प्लेटें क्या होती हैं, कैसे किस महाद्वीप की उत्पत्ति हुई, भारत में पठारी भागों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीज़ें आप समझेंगे उसमें, तब आपको यहाँ बताया जाएगा। 3-4 दिन के क्लास के बाद में वहाँ पहुँच जाएंगे जो। तो अभी आपको केवल इतना समझ लेना है कि जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ऊपरी कोर है वो तरल अवस्था में है। अब इसको लिख लो थोड़ा सा, बस समझ जाओगे। क्योंकि तरंगों का नेचर होता है, तरंगों का नेचर होता है कि वो किस चीज में चल सकती हैं। जैसे पी तरंगे जो होती हैं, ठीक है, वो ठोस में, द्रव में और गैस तीनों फॉर्मेट में चल सकती हैं। और तरंगों का एक नेचर ये भी होता है कि जितना ज्यादा कोई चीज सघन होगी, सॉलिड होगी, उतने ज्यादा तेज गति उसमें होगी तरंगों में जो है। अब अगर कोई चीज सॉलिड कम है, ठीक है, तो उसमें उसकी गति मंद पड़ जाती है। जो आप लोगों ने कल डिसकंटिन्यूटी पढ़ा है, मैंने उसमें क्या बताया कि उसकी परिभाषा में बताया है मैंने कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जब भूकंपीय तरंगों का मापन होता है, तो भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन, यानी भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन का मतलब क्या हो गया कि या तो कोई बहुत ज्यादा सॉलिड चीज मिल गया उसको, तो गति बहुत तेज हो गई, और या तो कोई बहुत कमजोर चीज मिल गया जिससे उसकी गति बिल्कुल मंद पड़ गई, तो एक तरह की डिसकंटिन्यूटी हो जाती है।
तरंगों के मार्ग में जो है। और तरंगे जो चलती हैं वो कुछ सीधे मार्गों पे नहीं चलती कि ऐसे सीधे यहाँ से इस तरह चले जो, ठीक है, ये इस तरीके से चलती है, ठीक है। तो उससे मापन हो जाता है कि कौन सी ठोस में चल सकती है और कौन सी गैस में चल सकती है जो। जैसे पी वेव्स जो होती है, प्राइमरी वेव्स, वो ध्वनि तरंगों के समान चलती है जो है। अब ये जो है द्वितीयक तरंगे, ये अनफरस तरंगों की भांति होती है जो है। तो इसका जो वेवलेंथ होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वेवलेंथ का मतलब कि जैसे ये तरंगे हैं इस प्रकार से चल रही हैं, तो इसकी यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। जिस तरंग का वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो ज़्यादा विनाशकारी होगी जो, ठीक है। तो अब इसका नेचर इसी आधार पर डिसाइड हुआ है कि जिस तरंग का वेवलेंथ बहुत कम होगा वो सभी में चला जाएगा जो, ठोस में भी जाएगा, गैस में भी जाएगा और तरल में भी वो गमन कर जाएगा। और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है, वो तरंग किसी विशेष चीज़ में ही प्रवाहित हो पाएगा, बाकी हर जगह नहीं। तो पी तरंग जो उसका वेवलेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है जो है, तो वो केवल ठोस में ही मापन वो हो पाती है, अंकित हो पाती है, बाकी और माध्यमों में अंकित ही नहीं हो पाती है। तो उससे हम लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये भाग जो है तरल होगा या ठोस होगा जो, उसकी गति और उसके नेचर के आधार पर जो। लिख लो भी और समझ में आ जाएगा जो, परेशान नहीं होना है, नहीं आएगा फिर बता देंगे। लिखो भूकंपीय तरंगों, अब तो लिखना है 1.5-2 पेज तक, 1.5 पेज तक, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे कोविड के समय चला था, क्या चला था कि सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, चला था कि नहीं चला था? अरे थे उस समय आप लोग ना, आप लोग मतलब कैसे सफलतापूर्वक बच गए, ठीक है। तो एक तरह से विजयी हैं आप लोग, बाकी बहुत लोग तो नहीं बच पाए, हमारे आपके बीच के लोग, ठीक है। तो आप लोग जो है विजयी हैं, उसमें बचे हुए लोग हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सब सुने होंगे कि सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ये पता चल जाएगा कि कोरोना है आपको, तो सबसे पहले नहीं कि माथा पकड़ लेना है, आधा तो इसे मर जाएंगे आप जो है, हिम्मत हार जाना मतलब आधा मर जाना, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, 1.5-2 पेज तक अभी सीधे लिखना है केवल जो है। चलो लिखो फिलहाल, थके तो नहीं है? इतना जल्दी थक जाएंगे तो फिर क्या कहा जाएगा जो है, खाना 5 बार, काम कुछ नहीं, है नहीं। कुछ लोग थके हैं लग रहा है, क्या हो गया? लिखो भूकंपीय तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है। भूकंपीय तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक तरंग, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंग ब्रैकेट में प्राइमरी वेव्स, तुम लोग के पास पंखा चल रहा है, हमारे पास पंखा ही नहीं चल रहा है, एक तो है भी, ऑन करो भाई थोड़ा। क्या लिखो, प्राथमिक तरंगे ब्रैकेट में प्राइमरी वेव्स, फिर द्वितीयक तरंगे ब्रैकेट में सेकेंडरी वेव्स या तरंगे, दूसरा है द्वितीयक तरंगे, अंग्रेजी में लिख लीजिए ब्रैकेट करके सेकेंडरी वेव्स, तथा सतही तरंगे, सतही तरंगे, सतही तरंगे ब्रैकेट में इसमें लिख दीजिएगा एल तरंगे, एल तरंगे। इंग्लिश में उसका सतही तरंग का फॉर्म वो नहीं है, जैसे इसका सेकेंडरी और प्राइमरी है। इसको एक जो है विद्वान थे, उनका नाम था लव, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है जो, ठीक है। इसीलिए इसको एल तरंगे कहा जाता है, सतही तरंगे कहा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म नहीं है, तो ब्रैकेट में आप देखिए एल तरंगे, तथा सतही तरंगे या धरातलीय तरंगे ब्रैकेट में एल तरंगे हैं। पृथ्वी की, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, हाँ, पृथ्वी के आंतरिक भागों में, पृथ्वी के आंतरिक भागों में
इन तरंगों की गति का पृथ्वी की आंतरिक भागों में इन तरंगों की गति का घनत्व से सीधा संबंध होता है। गति का घनत्व से सीधा संबंध होता है। क्योंकि सतह से अंदर की ओर जाने पर सतह से अंदर की ओर जाने पर सतह से अंदर की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि के कारण ही घनत्व में वृद्धि के कारण ही तरंगों की गति में भी वृद्धि होती है। घनत्व में वृद्धि होने के कारण ही तरंगों की गति में भी वृद्धि होती है। जहां समान रासायनिक संरचना एवं संगठन वाली परतों में जहां समान रासायनिक संगठन एवं संरचना वाली परतों में जहां समान रासायनिक संरचना और संगठन वाली परतों में तरंग का मार्ग सीधा होता है। तरंग का मार्ग सीधा होता है। तरंग का मार्ग सीधा होता है। वहीं पृथ्वी के आंतरिक भागों में वहीं पृथ्वी के आंतरिक भागों में तरंगों का वक्राकार मार्ग वहीं पृथ्वी के आंतरिक भागों में तरंगों का वक्राकार मार्ग वक्राकार का मतलब से घूमते हुए, इस प्रकार से वक्राकार मार्ग इस बात को प्रमाणित करता है इसी में आगे वक्राकार मार्ग इस बात को प्रमाणित करता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में पृथ्वी के आंतरिक भाग में पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न रासायनिक संरचना वाली चट्टानें पाई जाती हैं। विभिन्न रासायनिक संरचना वाली चट्टानें पाई जाती हैं। इतना जितना आप लिखे इतना का सीधा सा मतलब ये हो गया कि जहां पे भी समान प्रकृति की चट्टानें हैं, ठीक है, वहां पे तरंगों की का जो मार्ग है वो बिल्कुल सीधा साधा होता है, उसमें वो मोड़ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तरंगे आपको अंकित की जाती है जब आप सिस्मोलॉजी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो उनमें तरंगे बिल्कुल सीधी सीधी आपको दिखती हैं कि हाँ भाई तरंगे ये हैं, जो है ये टी तरंगे हैं, ये एस तरंगे हैं जो। लेकिन जैसे ही अलग अलग प्रकृति की चट्टानें मिलने लगती हैं, ठीक है, कहीं पे घनत्व ज़्यादा है, कहीं घनत्व कम है, तो इन चट्टानों का मार्ग जो है बिल्कुल हिल जाता है, जो है वक्राकार हो जाता है, तिरछा आड़ा चलने लगती हैं। तो इस प्रकार से आपको मार्ग जब दिखने लगे तो इसका मतलब कि ये दूसरी बात प्रमाणित हो गई कि पूरे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो एक तरह की चट्टानों से निर्मित नहीं है, ना तो एक तरह से चट्टानों से निर्मित है, अब ना तो घनत्व बराबर हर जगह पे है, और ना चट्टानों की प्रकृति एक ही तरह की है, यानी पूरा ठोस ही है या पूरा तरल ही है।
ये तीन बातें इतने बातों से प्रमाणित हो जाती हैं, इतने अध्ययन से। जो पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखो प्राथमिक तरंगें ठोस, तरल एवं गैस। प्राथमिक तरंगें ठोस, तरल एवं गैस सभी प्रकार के माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। प्राथमिक तरंगें ठोस, तरल एवं गैस सभी प्रकार के माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। जबकि द्वितीयक तरंग केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है। जबकि द्वितीयक तरंग केवल ठोस माध्यमों से ही गुजर सकती हैं। देखिए इनका जो पी तरंग का, एस तरंग का, यल तरंग का, इनका जो नेचर होता है, ठीक है, सबसे तेज तरंग मानी जाती है पी तरंग। सबसे तेज वो होती है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। यानी इसका अगर आप देखेंगे तो चित्र जो सिस्मोग्राफ में दिखेगा कंप्यूटर में, सिस्मोलॉजी का जब अध्ययन किया था तो उसमें यही सब चीज़ें तो उसमें अंकित की जाती हैं, ठीक है। तो वो बहुत छोटा छोटा दिखेगा, ऐसे ऐसे करके। इस तरह दिखने का मतलब है कि ये हर माध्यम से गुजर जाएगी। अगर कोई बहुत ठोस होगा तब उसमें भी रास्ता निकाल के निकल जाएगी। और दूसरा एस तरंग अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये इसका वेवलेंथ आपको थोड़ा सा अंतर दिखेगा, यानी थोड़ा सा बड़ी दिखेंगी जो। और एल का तो पूछो मत, बिल्कुल सतह के आसपास चलती है तो इसका इस तरह है, जो पूरा हिला देती है एकदम से। कहीं 7-8 तीव्रता का भूकंप आ गया तो समझो तहस नहस कर दी थी। जैसे 2015 में आया था ना, 8 से अधिक तीव्रता थी उसकी भूकंप की, जिसका केंद्र नेपाल में था। जो उसका प्रभाव भारत में भी पर्याप्त रूप में देखा गया। जो नेपाल तो पूरा तहस नहस हो गया जो उसके कारण, जो ठीक है। तो एल तरंगे सबसे ज़्यादा इनका जो होता है वो होता है। तो यही कारण है कि पी वेव्स जो होती है वो सब में चल जाती है, जो क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है बहुत छोटा है। एस तरंगे केवल ठोस में चल पाती हैं। एल तरंगे कहीं चली नहीं पाती, केवल ऊपरी भागों में चलती हैं। सतही तरंगे ऊपरी क्षेत्र में ये गमन कर पाती हैं, जो ठीक है। अब क्या होता है, चित्र भी यहीं पे एक छोटा सा बना लीजिएगा आप लोग, इसलिए हम मिटा के दोबारा बना रहे हैं कि आपको समझ में आए। जो कल आप लोगों ने देखा था असंतता, वो सब भी यहाँ ध्यान रखना है। जो है यहाँ पे कौन सी असंतता है, कौन सी है, कोनार्ड, वेरी गुड। अब भूपर्पटी और मेंटल के बीच में मोहो। अब कोनार्ड किसके किसके बीच में थी, भूपर्पटी और ऊपरी भूपर्पटी और निचले भूपर्पटी। और क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सा था, मोहो। और ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में, वेरी गुड, रेपटी। अब मेंटल और कोर के बीच में ये आपका कोर हो गया, गुटेनबर्ग। इस असंबद्धता को याद रखना है, गुटेनबर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं कि सतह से लेकर और गुटेनबर्ग जो आपकी डिस्कंटिन्यूटी है, यहां तक आपको पी और यस तरंगे आपको साथ साथ दिखेंगे। जो और साथ साथ दिखने का मतलब यह है कि ये जो है ठोस अवस्था में है, क्योंकि इसमें यस तरंग भी दिख रही है। यस तरंग के दिखने का सीधा सा मतलब हो गया कि इसमें ठोस चीजें ही हैं। और इसके बाद एकाएक जो है एस तरंग गायब हो जाती है। यहाँ पे ये आपकी लेहमैन है। लेहमैन के बाद फिर एस तरंग दिखने लगती है। नहीं समझ पाए,
ठीक है, अब आगे लिखो, इसको बना दिए क्योंकि अभी आगे जब बोलेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ से तरंग दिख रही है। क्या लिखे हैं लास्ट वाक्य? हाँ, अब आगे लिखो इसके, तो उस माध्यम से ही गुजर सकती है कौन सी तरंग? यस। अब लिखो सतह से लेकर गुटेनबर्ग तक, गुटेनबर्ग अशांतत्य तक, सतह से गुटेनबर्ग अशांतत्य तक टी तरंगों के साथ साथ यस तरंगें भी दिखाई देती हैं। पी तरंगों के साथ साथ एस तरंगें भी दिखाई देती हैं। अभी इस तरंग के दिखाने का मतलब हो गया कि क्रस्ट और मेंटल के पदार्थ किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। यस तरंग भी यहाँ दिख रही है जो है, अब यस केवल ठोस में चल सकती है, ठीक है। तो क्रस्ट और मेंटल के पदार्थ ठोस अवस्था में, तो आगे यही बात लिख लो। क्या लिखो? स्पष्ट हो गया कि क्रस्ट और मेंटल के पदार्थ, इससे यह स्पष्ट हो गया कि, इससे यह स्पष्ट हो गया कि क्रस्ट और मेंटल के पदार्थ, क्रस्ट और मेंटल के पदार्थ ठोस अवस्था में है। क्रस्ट और मेंटल के पदार्थ ठोस अवस्था में है। वहीं गुटेनबर्ग अशांतत्य के बाद, वहीं गुटेनबर्ग अशांतत्य के बाद, गुटेनबर्ग अशांतत्य के बाद एस तरंग के विलुप्त, अशांतत्य के बाद यस तरंगें विलुप्त हो जाती हैं। यस तरंगें विलुप्त हो जाती हैं। इससे यह प्रमाणित हो गया कि, यस तरंगें विलुप्त हो जाती हैं, इससे यह प्रमाणित हो गया कि ऊपरी कोर के पदार्थ, ऊपरी कोर के पदार्थ तरल अवस्था में हैं। पदार्थ तरल अवस्था में हैं। वहीं आंतरिक कोर में, वहीं आंतरिक कोर में, आंतरिक कोर का मतलब ये वाला क्षेत्र बेटा लिखो तुम यहाँ पे, अभी मैं लिख दे रहा हूं। वहीं आंतरिक कोर में पी और यस तरंगों की, वहीं आंतरिक कोर में पी और एस तरंगों की गति में, पी और एस तरंगों की गति में वृद्धि होती है। यस तरंगों की गति में वृद्धि होती है। तो यस तरंगे भी वहां पाई है, तो इसका मतलब ठोस है। अब गति में वृद्धि होने का मतलब होगा कि घनत्व में ज्यादा वृद्धि है, जो यानी घनत्व ज्यादा है तभी तरंगे तेज गति से चल रही हैं। तरंगों का ये होता है कि ज्यादा घनत्व वाली तरंगे रहेंगी तो उसमें तेज गति से, जैसे अभी रेलवे ट्रैक आप जाइए, ठीक है, तो अभी प्लास्टिक में आप किसी चीज से प्रहार कीजिए तो उसकी आवाज बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, क्योंकि उसका घनत्व बहुत कम है, जो ना के बराबर है, समझो वो जुड़े हुए हैं उसके कण एक दूसरे से, तो उसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं जाएगी। लेकिन अभी लोहे में मारिए, ठीक है, तो ज़्यादा दूर तक जाएगी, घंटा लगता है, देखो पूरे कॉलेज में सुनाई देता है। जो रेलवे ट्रैक पे जाइए आप, यहाँ टन से मारेंगे तो 100-200 मीटर दूर भी अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसको भी सुनाई देगा, क्योंकि जो ध्वनि तरंग है, ठीक है, वो तो माध्यम पा गई जो है। और दूसरी सबसे सघन अवस्था में, यानी घनत्व उसका बहुत ज़्यादा है उस इस्पात का जो है, ठीक है, तो इससे वो बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो जहाँ पे
घनत्व ज़्यादा है वहाँ पे तरंगों की गति में वृद्धि हो जाती है। अब आंतरिक कोर में क्या है, आंतरिक कोर में P और S तरंगे दोनों साथ में पाई जा रही हैं। तो इससे दो बातें क्लियर हो गई कि एक तो ये ठोस अवस्था में है और दूसरी चीज है कि यहाँ घनत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गति में वृद्धि घनत्व के ज़्यादा होने से ही है। घनत्व कम तो गति कम, घनत्व ज़्यादा तो गति जो है तेज होगी ही होगी। तो लिख लो आगे यही बात। लास्ट क्या लिखे हो, गति में वृद्धि होती है। वहीं यस तरंगों की उपस्थिति से, वहीं एस तरंगों की उपस्थिति से यह माना गया कि वहीं एस तरंगों की उपस्थिति से यह माना गया कि आंतरिक कोर के पदार्थ, आंतरिक कोर के पदार्थ ठोस अवस्था में हैं। पैराग्राफ चेंज कर लो। देखो, इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्रस्ट, मेंटल एवं कोर में विभाजित किया गया। क्रस्ट, मेंटल और कोर में विभाजित किया गया। क्रस्ट, मेंटल और कोर में विभाजित किया गया। इस चित्र को आप लोग बना लीजिएगा। इसे अभी लिखना है थोड़ा सा, अभी और मतलब ये खाली मैं बना दे रहा हूँ इसे। क्रस्ट, मेंटल और कोर में विभाजित किया गया। तो यहाँ लिखा ही है क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये आपका हो जाएगा, मन करे तो आप लोग लिख ही लीजिएगा। ये भी ठोस, ये भी ठोस, मेंटल भी, और आंतरिक कोर भी ठोस अवस्था में है। आंतरिक कोर, ये ऊपरी कोर, ऊपरी कोर ये तरल अवस्था में। क्या लिखो, क्रस्ट, मेंटल एवं कोर में विभाजित किया गया। अभी लिखवाने की जरूरत तो है नहीं कि जो है सतह से लेकर और मोहो अशांत तक क्रस्ट, और मोहो से लेकर गुटेनबर्ग तक के क्षेत्र को गुटेनबर्ग तक के क्षेत्र को मेंटल, तथा लेमैन तक के क्षेत्र को ऊपरी कोर, और ये सब लिखने की कोई जरूरत है नहीं, आप बना ही लिए हैं तो आप समझ ही जाएंगे। जो है एक चीज़ और लिख लो, क्योंकि जब आप लोग प्लेट टेक्टोनिक पढ़ोगे, ठीक है, तो ये चीज़ें आपके काम आएंगी। जो है ये रासायनिक और यांत्रिक स्तरों पे ही विभाजन किया गया है। अब क्योंकि रासायनिक तौर पे मैंने कल बताया था कि सियाल, सीमा, निफे परत बना दिया गया है, और सियाल, सीमा, निफे का मतलब यही आपका जो है क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है, कि वहाँ पे किस प्रकार की चट्टानें ज़्यादा पाई जाती हैं। सियाल का मतलब सिलिका और एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा भूपर्पटी में पाया जाता है। सिलिका और मैग्नीशियम आपका सबसे ज़्यादा मेंटल में पाया जाता है, और निकिल और फेरस ये आपका कोर में पाया जाता है। ये रासायनिक स्तर पे बांट दिया गया है, लेकिन कुछ और अन्य आधारों पे, यांत्रिक आधारों पे भी पृथ्वी को के आंतरिक भाग को कई अन्य आधारों में भी बांटा गया है। तो ये सब आप लोग सुनेंगे तो नया लगेगा आपको, इसलिए यहीं पे लिख लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे जब आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है वो विभिन्न प्लेटों में विभाजित है। प्लेटों का मतलब कि कई टुकड़ों में विभाजित है, छोटे बड़े मिला के,
ठीक है, और वो संचलन करता है, मानिए अपने स्थान पे टिका हुआ नहीं है, वो अपने दाहिने बाएं आगे पीछे किसी ना किसी क्षेत्र में उसमें मूवमेंट होता है जो, तब आपको लगेगा कि अरे भगवान अभी तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम इस तरह पढ़ के आए थे, ठीक है, अब ये क्या हो गया जो, तो लिख लो यहीं पे ज़्यादा ठीक रहेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिख लो, मन करे उसी में आगे लिख लो, लिखो इसे मतलब सियाल सीमा निफे क्रस्टमेंटल कोर, इसे ही प्लेट विवर्तनकी का अध्ययन करते समय, इसे ही प्लेट विवर्तनकी प्लेट टेक्टोनिक्स, क्या ज़्यादा आ रही है, लोग हमको हवा लगने नहीं दोगे, दिख रहा है, अब तो दिख ही रहा होगा, अब ये मत कहना नहीं दिख रहा है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक अभी आगे जब पढ़ाएंगे, एक टॉपिक ही अलग से है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी। क्या लिखा, इसी को प्लेट टेक्टोनिक का या प्लेट विवर्तनकी का अध्ययन करते समय स्थल मंडल को लिथोस्फीयर कहा जाता है, दुर्बलता मंडल मध्य मंडल और केंद्र मंडल में विभाजित किया गया है, केंद्र मंडल में विभाजित किया गया है। इसी को प्लेट विवर्तनकी का अध्ययन करते समय स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल और केंद्र मंडल में विभाजित किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट खाली सुन लो बस, मतलब अभी टाइम नहीं हुआ है, उसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू किया जाएगा, ठीक है। खुशी अंदर से हो रही होगी कि छोड़ दें, ठीक है। हम समझ रहे हैं, क्लास हम भी बहुत किए हैं, तो हम भी ऐसा कुछ थोड़े कि नहीं समझ पा रहे हैं आप लोगों के मनोभावों को, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जब टेक्निकल टॉपिक होता है, ठीक है, तो ज़्यादा बोरिंग क्लास में होती है, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे है, इसमें नाच गाना तो कुछ किया नहीं जा सकता है, ठीक है। चीज़ों को समझाने के दौरान थोड़ा हल्का फुल्का माहौल बनाने के लिए बीच में ब्रेक ले लिया जाता है जो है, लेकिन थोड़ा बोरिंग क्लासें हो ही जाती हैं, ये हम भी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो स्थल मंडल जो है, जो भी आप लोगों ने लिखा है, इसी सब भाग को मिला के थोड़ा सा यहाँ पर लिखिए हम दें। स्थल मंडल माना जाता है कि सतह से 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र, 100 से 200, कहीं कहीं 200 भी लिखा रहता है, 100 से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को ये माना जाता है कि ये स्थल मंडल है। अब 100 से 200 किलोमीटर का मतलब हो गया कि इसमें पूरी भूपर्पटी के साथ साथ मेंटल का भी कुछ भाग शामिल होगा, यानी आप इस तरीके से कह सकते हैं कि स्थल मंडल से तात्पर्य पृथ्वी के सतह से 200 किलोमीटर तक के आंतरिक भाग को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें पूरा भूपर्पटी तथा मेंटल का ऊपरी भाग सम्मिलित होता है जो, और इसी को प्लेट कहा जाता है। और ये इसके बाद जो प्लेट है, जिसको हम लोग दुर्बलता मंडल कहते हैं, दुर्बलता मंडल पढ़ ले जाएंगे आप लोग जो लिख रहे हैं हम, ठीक है। दुर्बलता मंडल ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सेमी लिक्विड माना जाता है, यानी अर्ध तरल अवस्था में है, और ये माना जाता है कि जो ये ऊपर की ठोस प्लेटें हैं, मान लो यहाँ तक का ये स्थल मंडल है, यहाँ तक का मान लो 100 किलोमीटर हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। अब ये मान लो स्थल मंडल है, तो ये माना जाता है कि स्थल मंडल के नीचे जो वाला क्षेत्र है, ये यहाँ से ये थोड़ा सा अर्ध तरल अवस्था में है, सेमी लिक्विड कहा जाता है इसको, ये तरल अवस्था में नहीं है, ये अर्ध तरल अवस्था में है। माना जाता है कि स्थल मंडल जो है वो दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रहा है,
ठीक है, सेमी लिक्विड होने के कारण, ठीक है, पूरा स्थल मंडल जो है अपने स्थान पे स्थिर नहीं होता है, वो किसी न किसी दिशा की ओर मूवमेंट करता रहता है। इसी मूवमेंट के कारण ही पूरे पृथ्वी के सतह पे आप देखेंगे एक समान धरातल नहीं मिलता है, कहीं पे दो प्लेटें आपस में टकरा जाएंगी। जहां दो प्लेटें आपस में टकरा गई इस प्रकार से, मान लो मूवमेंट हो रहा है, दो प्लेटें टकरा गई तो यहाँ पे पर्वत पहाड़ बनने लगेंगे, मुड़दार पर्वत बन जाएंगे। कहीं पे दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत चली गई, ये भी तो हो सकता है, विपरीत चली गई तो यहाँ पे खाई बन सकती है, भ्रंश जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा भ्रंश बन जाएगा, कगार बन जाएगा, ज्वालामुखी का केंद्र बन जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। और कहीं हो सकता है कि दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर घर्षण करती हूँ, ऐसे अगल बगल ही घर्षण करती हूँ, तो उस क्षेत्र में सबसे तेज तेज भूकंप आएगा। जो इसी को जब आप प्लेट विवर्तन की पढ़ेंगे तो उसको कहा जाता है अभिसारी प्लेट। अभिसारी का मतलब दो प्लेटें जुड़े, अपसारी मतलब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएं, और समानांतर प्लेट संचलन यानी मूवमेंट इसी प्रकार का प्लेटों में होता रहता है। वो क्यों होता है? क्योंकि रेडियो सक्रिय पदार्थों के कारण इनको बल मिलता है, जो कि दुर्बलता मंडल से उसके बाद में जिस तरीके से उसका टेम्परेचर होगा या दिशा होगी उसी हिसाब से उसमें मूवमेंट भी होना शुरू हो जाता है। जो ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे ध्यान देना, उसमें सागर भी शामिल है, क्योंकि सागर की गहराई कितनी है? सागर की गहराई 5-6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, इससे ज़्यादा तो गहरा है नहीं जो है, तो वो सब इसी का भाग ही है, स्थल मंडल का ही भाग है। अब ये अलग विषय है कि जहाँ पे सागर है वहाँ पे अगर भूपर्पटी की गहराई या स्थल मंडल की गहराई आप देखेंगे तो 2-4 किलोमीटर कम आपको मिलेगा। और जब आप किसी पर्वत पे खड़े होके, जैसे अब ये सतह हमने यहाँ पे समझाने के पर्पज से इस तरह बना दिया, लेकिन सतह इस तरीके की थोड़े है। जैसे मान लो यहाँ पे सागर है तो यहाँ पे सतह इस तरीके की है, उसके बाद यहाँ पहाड़ है, फिर मैदान है, फिर ऐसे ऐसे करके फिर पर्वत है, ठीक है, इस प्रकार की सतह है ना। तो अगर यहाँ से आप स्थल मंडल की गहराई नापोगे तो इतना ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से नापोगे इतना होगा, यहाँ से नापोगे इतना होगा। तो गहराई स्थल मंडल की इसलिए लिखा जाता है 100 से 200 किलोमीटर, यानी कहीं 100 किलोमीटर भी हो सकता है, कहीं 190 किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है। तो स्थल मंडल मोटा पतला हो सकता है ऊपर की सतह के कारण जो है, और सारा जितना मूवमेंट ऊपर होता है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं भ्रंश है, कहीं घाटियां हैं, ठीक है, ये सबका कारण क्या है? सबका कारण ये प्लेटों का मूवमेंट ही है, जो दुर्बलता मंडल के ऊपर स्थल मंडल तैर रहा है जो है, उसी का ही परिणाम है। जैसे भारत में कहता है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं, क्योंकि पूरे भारत का ढाल अगर आप देखेंगे तो पूर्व दिशा की ओर है। जितनी नदियां आप देखेंगे, अधिकांश जो बड़ी नदियां हैं, चाहे वो गंगा है, महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है और कावेरी है, जितनी बड़ी नदियां हैं, ये सब नदियां पूर्व दिशा की ओर बह के जो है प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। मुहाना का मतलब जहाँ नदी समाप्त होती है उसको मुहाना बोलते हैं, जहाँ से शुरू होती है उसको कैचमेंट एरिया या जल ग्रहण क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो जल ग्रहण क्षेत्र कहाँ है? लगभग नदियों का हिमालयी क्षेत्र है, ठीक है, पर्वत है, वहाँ से निकल के फिर भारत में मैदान में बहते हुए और जाके बंगाल की खाड़ी में पूर्व दिशा की ओर बह जाती हैं। लेकिन भारत में कुछ नदियाँ इसका अपवाद भी हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती को माना जाता है कि ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी प्लेटों का जो मूवमेंट हुआ है वो विपरीत दिशा में हुआ है, और विपरीत दिशा में होने के कारण जो है वहाँ पे भ्रंश बन गया, और भ्रंश बनने के कारण जो है ये नदियाँ उसी भ्रंश को अपना रास्ता बना लिया जो इन्होंने, ठीक है, उसी भ्रंश से होकर प्रभावित होते हैं। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जामों में कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ भारत में पश्चिम दिशा की ओर क्यों बहती हैं, और पश्चिम दिशा की ओर बहने का जो इनका कारण क्या है जो, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको प्री में खूब पूछे भी जाते हैं, ठीक है, तो उसका यही कारण है कि ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ जो, समझे। तीसरा जो इसमें मंडल है, दो मंडल है, यही तो महत्वपूर्ण है, लेकिन लिख लो चारों का नाम। इसका नाम दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल इसीलिए रखा गया है कि ये सेमी लिक्विड अवस्था में है, दुर्बल है, ठीक है, ठोस नहीं है, इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है? दुर्बलता मंडल। इसके नाम से ही हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। तीसरा है मध्य मंडल, मध्य मंडल, और चौथा है
केंद्र मंडल। दुर्बलता मंडल माना जाता है जो है 200 से 700 किलोमीटर तक का लगभग क्षेत्र इसका है। मध्य मंडल आपका माना जाता है 2900 किलोमीटर की गहराई तक का है, पूरे ऊपर से लेके 2900 किलोमीटर। आप इस तरह भी लिख सकते हैं 700 से 2900। और केंद्र मंडल मतलब जो कोर है आपका 2900 से 6371 तक। ये अमूमन दूरी है या मोटाई है इन मंडलों की। इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मंडल है वो आपका दुर्बलता मंडल और स्थल मंडल। इनको अगर आप समझ गए तो आपको प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत पढ़ने में बहुत आसानी होगी, आपको तुरंत फट से समझ में आ जाएगा। अब प्लेट टेक्टोनिक समझ में आने का मतलब कि बहुत सारी चीजें आपके पकड़ में आ जाएंगी। ठीक है, किस प्रकार से पर्वत की उत्पत्ति हुई है, कहाँ पे ज्वालामुखी सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में आ रहे हैं, किस क्षेत्र में भूकंप सबसे ज्यादा आ रहे हैं, कहाँ पे द्वीपों का निर्माण ज्यादा हुआ है। ठीक है, सारी चीजें आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी कि हाँ भैया इस कारण से यहाँ पे चीजें इस प्रकार की हैं जो है। समझे? अब अगर मान लीजिए सागरीय क्षेत्र में दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो मध्य महासागरीय कटक का निर्माण हो जाता है। मध्य महासागरीय कटक का मतलब इस सागरीय क्षेत्र में अब जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो ऐसा नहीं कि वहाँ खाइन केवल बन जाती है, नीचे से बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं जो। और जैसे आप स्थल मंडल पे देखते हैं कि पर्वत और पहाड़ हमारे सामने उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से सागरीय क्षेत्रों में पर्वत पहाड़ हो जाते हैं। कटक, कटक का मतलब कि कगार बन जाता है जो है सागरीय क्षेत्र में। जो सबसे बड़ा कगार है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अटलांटिक महासागर में बिल्कुल यस आकार का, जैसे आप अटलांटिक महासागर आप देखेंगे भी तो अटलांटिक महासागर, इसमें नेट चलता है, जो इसमें जानता हो एक्सपर्ट हो इसमें आके एक वर्ड का मैप खोले, अभी समझ जाओगे, जो समझा देंगे। तो अटलांटिक, अच्छा रहने दो, कल लीजिए बताएंगे या जो टॉपिक आएगा तभी बता देंगे। ठीक है, तो उसमें एस आकार का ऐसे मध्य महासागरीय कटक बनता है। ठीक है, मध्य महासागरीय कटक मतलब कि महासागरीय एक तरह से पर्वत, कगार का मतलब कि एक अवरोध, जैसे ब्रेकर आप देखते हैं ना रोड पे बनता है, जैसे पूरा रोड बिल्कुल एक अवस्था में है, एक स्लैब है इस तरीके के, और कहीं पे ऐसे इस प्रकार का ब्रेकर बना दिए। तो इसी प्रकार की जो महासागरीय सतह होती है वहाँ पे इस प्रकार की संरचना बन जाती है, जैसे ब्रेकर की भांति जो है, उसको हम लोग महासागरीय कटक बोलते हैं जो। ठीक है, तो ये किसका परिणाम है? ये भी अपसारी प्लेट सीमांत का परिणाम है जो कि स्थल मंडल में होता है जो। और ये आप मतलब कई किताबों में इस तरह लिखा होता है कि स्थल मंडल जो है दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रहा है। तैर नहीं रहा है, जैसे नाव उछलती इस तरीके नहीं चल रहा है कि आज हम लोग भारत में हैं, कल ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। ठीक है, लेकिन बहुत धीमा मूवमेंट होता है, मतलब इतना धीमा कि आप उसको ऑब्जर्व करने में भी आपको 10-20 साल लग जाएंगे जो, यहाँ इसमें मूवमेंट है जो है। और उसका परिणाम भी है, जैसे जो माना जाता है कि भारत का जो पठारी क्षेत्र है ये पहले अफ्रीका का भाग था। ठीक है, अफ्रीका का भाग था, उसके बाद में ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ टूट के, और धीरे धीरे आके भारत से जुड़ गया जो। तो अब ये करोड़ों अरबों वर्षों की प्रक्रिया का परिणाम है जो। और आज भी उसका परिणाम है कि जो पठारी क्षेत्र और उत्तर का जो भारत है जो है ये हिमालय की तरफ जो है मूवमेंट करता है, और हिमालय की तरफ मूवमेंट करने का ही परिणाम है कि हिमालय पर्वत आज भी इवा बना हुआ है। इवा मतलब आज भी उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यही सारी चीजें आप उसमें समझेंगे। इसको पूरा कर लो, वाक्य जो है क्या लिखे हैं, केंद्र मंडल में विभाजित, बस ठीक है, पूरा तो हो गया जो। अगला टॉपिक आपका चट्टाने हैं। टाइम तो अभी बचा है, लोग यार टाइम वही बहुत देखते हो जो है। 15 मिनट लेट से क्लास शुरू हुई, इसको नहीं आप लोग देखे जो है। कितने बजे शुरू हुई हमारी क्लास? 15 मिनट वो, 5 मिनट आप लोग खा गए हैं पानी पीने में, तो हमारी क्लास लगभग लगभग आप 2:50 पे शुरू हुई है। ठीक है, अभी 4 बिल्कुल एग्जैक्ट बजा है। तो अगर आप लोग मतलब ऐसा स्थिति ना हो कि मरने की स्थिति में हो तो हम नहीं बैठा पाएंगे, लेकिन अगर जिंदा रहने की स्थिति में हो तो 2-4 मिनट भैया उस समय दे दीजिए जो। कि रहने दें? रहने दो, कोई किसी के लोग चेहरा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मर गए आधा। ठीक है, इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो चट्टाने हैं, रॉक्स। चट्टाने का मतलब कि जो पृथ्वी की सतह है वो किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है।
ठीक है, चट्टानों का बड़ा महत्व होता है पूरी दुनिया में, किस प्रकार की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, उसका आपके आर्थिक व्यवस्था पे भी बड़ा प्रभाव होता है। जहाँ पे जिस प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगे उसी प्रकार के खनिज पदार्थ भी वहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, कहीं पेट्रोलियम पाया जा रहा है, कहीं पे कुछ नहीं पाया जा रहा है। जैसे उत्तर भारत का क्षेत्र है, यहाँ पे खनिज पदार्थों के नाम पे यहाँ क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, बालू के अलावा कुछ नहीं मिलता है। जो पूरे उत्तर भारत में अगर देखा जाए, पूरे उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश में खनिज के नाम पे क्या है, खनिज के नाम पे नदियों का बालू है, तमाम बालू तस्करी होती है, तमाम सारे कानून है इसके लिए जो है। वहीं आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे, दक्षिण भारत में चाहे उड़ीसा को ले लीजिए, कर्नाटक को ले लीजिए, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, सारे राज्यों में कोई ना कोई खनिज प्रमुख रूप से पाया ही जाता है। जो ये तो चट्टानी संरचना का ही असर है जो है कि कहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाएगा, और जहाँ जैसे खनिज पाया जाएगा, ठीक है, वहाँ उस प्रकार की समृद्धि अपने आप आ जाएगी। जैसे उत्तर भारत है, उत्तर भारत में मुख्य तौर पे जलोढ़ मृदा का विस्तार है, क्योंकि नदियाँ इस क्षेत्र से अपना प्रवाह मार्ग बनाती हैं जो है। उत्तर भारत में देखिए पूरा, अगर ऊपर आप देख लेंगे तो सिंधु नदी तंत्र जो है, जिसमें आपकी झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, है नहीं, ये सब नदियां बहती हैं। पूरा पंजाब का इतना उपजाऊ क्षेत्र बना दी है। इधर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो गंगा यमुना नदी तंत्र जो है, गंगा यमुना की सहायक नदियां, दर्जनों नदियां जो है इस पूरे क्षेत्र को प्रवाहित करती हैं जो है। तो यहाँ पे सबसे बेहतर स्थिति क्या है, सबसे पहले समतल क्षेत्र है। समतल क्षेत्र है तो यहाँ पे हमेशा आदमी उस क्षेत्र में बसना जो है चाहता है जहाँ पे समान क्षेत्र, समतल क्षेत्र हो और सुरक्षा का संकट सबसे कम हो। जो तो मैदानी क्षेत्र है तो सुरक्षा का संकट कम होने के कारण यहाँ सबसे ज़्यादा आपको जनघनत्व देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा पूरे भारत में देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सारे क्षेत्रों में जनघनत्व सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा। और उसमें यूपी बिहार तो बदनाम है, समझो बदनाम क्या, सच्चाई है ही जो है। इतने लोग हैं, इतने लोग हैं कि काम ही नहीं मिल पा रहा है सब जो है। इतनी ट्रेनें आप देखेंगे सब पूरा फुल हो के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुजरात, हैदराबाद, अहमदाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ सब लद लद के जा रहे हैं और सब काम करते हैं। हमेशा पूरे 12 महीने स्थिति रहती है जो, क्योंकि यहाँ काम क्या है, खेती वाले क्षेत्र में जहाँ सबसे उपजाऊ मृदा है। हमेशा ये खेती वालों की समस्या होती है कि जिस क्षेत्र में खेती सबसे ज़्यादा प्रबल होती है वहाँ पे ये संभावना कम होती है कि वहाँ पे रेगुलर 12 महीने काम मिल जाए। जो ठीक है, खेती में क्या, अब इधर धान वान बैठा लिया आदमी, गाँव में क्या काम है, जो काम की कमी हो गई ना। ठीक है, अब खाली हो गए जो है, अब खाली हो गए तो अब देखिए अपराध बहुत बढ़ जाते हैं इस समय, गाँव बहुत मारपीट हो रही है जो है। आप चलिए कोतवाली में कहीं पे भी जो तमाम लोग मोड़ ओड़ फुराए हुए घूम रहे हैं, जो एक दूसरे को मार काट के जो है। तो खाली रहेगा तो कुछ ना कुछ करेगा ही। तो अब इसलिए अस्थायी रोजगार के लिए लोग पलायन करते हैं तमाम सारे बड़े शहरों की तरफ जो है। तो इसलिए यहाँ समृद्धि कम आपको दिखेगी, उपजाऊ मृदा होने के नाते, जो है कृषि वाले क्षेत्र होने के नाते। लेकिन वही आप चले जाइए केरल, तमिलनाडु, उन सारे क्षेत्रों में चले जाएंगे तो वो लोग वहाँ खेती कम है जो है, ऐसा नहीं है, कम है यहाँ से जो। और खेती है भी तो वो वाणिज्यिक खेती है, बागानी कृषि है, नकदी फसलों की खेती है। और अपने यहाँ भी नकदी फसलों की गन्ना उन्ना का उत्पादन होने लगा है। ठीक है, तो ये सब क्या, किसका प्रभाव है, सब चट्टानों का ही प्रभाव है। जो चट्टानें आपके कार्य को डिसाइड कर रही हैं जो है। तो ये कल हम लोग देखेंगे कि चट्टानें कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। चट्टानों के बाद फिर देखते हैं आगे क्या है टॉपिक। अगला शायद टॉपिक है भ्रंश वगैरह, ये तो सब भी देख लेंगे। और उसके बाद आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी शुरू करेंगे जो, ठीक है। चलिए जाइए आज आप लोग, धन्यवाद। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। देखो देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने में भूकंप विज्ञान या भूकंप विज्ञान कितना उपयोगी है,
पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने में भूकंप विज्ञान या भूकंप शास्त्र भी लिख सकते हैं, भूकंप विज्ञान या भूकंप शास्त्र कितना उपयोगी है, समीक्षा कीजिए। या कह दें, हाँ नहीं, हाँ, दरअसल ये है कि दो दे दें तो आप लोग पहले डर जाते हैं एकदम से, भगवान दो लिखना है जो, ठीक है, तो अगर ना डरे तो दे दें, कहो दो दे दें, दे दें, देख लो क्या करंट चल रहा है इस समय। आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? क्या करंट अफेयर्स चल रहा है इस समय, कौन कौन सी घटनाएं? आपको हमेशा मतलब ये पता होना चाहिए कि देश में और दुनिया में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे काम की हैं और जो समय चर्चा में बनी हुई हैं। जो बताइए भाई, बोलो, इतना धीमे बोलो कि हम सुन ही नहीं पाए, मुनमुनाते हो तुम लोग, बोलो भाई, तेज बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, यही मैं सुनना ही चाह रहा था। और हाँ ठीक है, वेरी गुड, ट्रेड वार, मैं अभी चर्चा भी किया हूँ कि ट्रम्प से आए हैं, ये तो कुछ ना कुछ खुराफात पूरी दुनिया में चलते रहता है जो, ठीक है। और ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं आपके ब्रिक्स सम्मेलन, ठीक है, अभी आपके भारत के प्रधानमंत्री उसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। तो अब फ्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें आपका कहाँ हो रहा है, उसकी थीम क्या है, कितने सदस्य देश हैं, कब स्थापना हुई, सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो, ठीक है। दूसरा, मेंस के पर्पज से अगर देखेंगे, एक तो मेंस के पर्पज से ब्रिक्स सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन जो जैसे पश्चिमी देशों का जो प्रभुत्व था उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा कारगर रहा है। तो लिख दो, ब्रिक्स संगठन ब्रिक्स संगठन में भारत की भूमिका, ब्रिक्स संगठन में भारत की भूमिका क्या है, भारत की भूमिका क्या है, समीक्षा कीजिए। समीक्षा का मतलब कि उसकी जो अच्छी अच्छी बातें क्या हैं और चुनौतियां क्या हैं, बुरी बातें नहीं हैं उसमें, चुनौतियां हैं, ठीक है। तो चुनौतियां क्या क्या हैं ब्रिक्स में भारत के लिए, ठीक है। और स्थापना भी बता दें। अब इस तरह नहीं कि पूरा भूगोल इतिहास का खोल के रख दें, जो पूछा गया वही केवल बताना है, ठीक है, ठीक। हाँ मैप बना दीजिएगा, जो जो सदस्य देश हैं उनका मैप बना देंगे तो कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है।